गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हिंदी 10th स्टैंडर्ड में आज हम सीखने को जा रहे हैं। टॉपिक है समास। हिंदी ग्रामर जो लिखित स्वरूप में और परीक्षा के लिए भी सही मायना रखता है, उस टॉपिक का नाम है समास। समास जैसे साहित्य में छंद अलंकार की बात आती है, उसी प्रकार समास का भी एक बड़ा महत्व है। तो आइए समझते हैं समास के बारे में। समास सम प्लस आस शब्द से बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि सम यानी समान तरीके से और आस यानी यहाँ पे बैठना। तो समान रूप से दो या दो से अधिक पद एक दूसरे के साथ जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं, तब वो समास बनता है। और समास बनने के बाद यानी कि समास को पहचानने के लिए हमारे सामने जो भी सामासिक पद है, पूरा एक पद, उसे उसका विग्रह करने के बाद ही हमें पता चलता है कि वह समास कौन सा है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रकार के साथ भी देखेंगे उसके भेद जो है वह। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का अध्ययन कीजिए। तो इसमें है कि एक है आजकल वह दिन और रात काम करता है। यहाँ पे अंडरलाइन वाला शब्द जो है वो है दिन और रात। तो दूसरे वाक्य में बताया गया है कि आजकल वह दिन रात काम करता है। तो पहले वाले वाक्य और दूसरे वाले वाक्य में कौन सा तफावत है? तो यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि दिन और रात है, तो नीचे दिन रात है, यानी कि और शब्द जो है वो निकल गया है। यानी कि उसी इससे क्या साबित होता है कि दिन रात, ये दिन रात है और ये दिन और रात है, तो और की बात बताई गई है। तो मूल शब्द दिन रात आता है, तो वो दिन रात शब्द उसे सामासिक पद कहेंगे। और दिन और रात जो किया है वो समास विग्रह किया है। विग्रह करना यानी दो पद को अलग करना, उसके अर्थ को पाने के लिए। तो यहाँ पे तब पता चलता है हमें कि कौन सा समास है। यानी कि समास में 3 शब्द का महत्व है। एक है समास को पहचानने की बात, कौन सा समास है, इसलिए समास शब्द। दूसरा है हमारे सामने आता है वो है सामासिक पद। और सामासिक पद आने के बाद हमें पता चलता है समास विग्रह करने के बाद कि कौन सा समास है। तो क्रमशः 3 शब्द महत्वपूर्ण कौन से? सामासिक पद जो नया शब्द लेके आया है वह, समास विग्रह जिस सामासिक पद को हमने अलग किया है वह, और तब जाकर के हमें पता चलता है कि वो कौन सा समास है। तो ये 3 शब्द हमें याद रखने हैं। तो यहाँ पे बताए गए हैं और एग्जाम्पल कि सेना का नायक, ब वाले वाक्य में देखिए कि सेना का नायक सेना नायक, महान कवि महाकवि, मेघों से मंडित मेघमंडित, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। तो शक्ति के अनुसार न करने के कारण कौन सा शब्द यूज किया है, उपयोग में लिया गया है? तो है शब्द यथाशक्ति, शक्ति के मुताबिक, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो शब्द है वो संक्षिप्त रूप धारण करते हैं। शक्ति के अनुसार बड़ा शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, उसके सामने आप यथाशक्ति लिख सकते हैं। तो ये समास का काम हुआ। तो हम कह सकते हैं कि समास का कार्य कौन सा है? तो समास का कार्य बड़े लंबे शब्दों को न लिखते हुए छोटे और संक्षिप्त शब्द में जिसका वर्णन किया जाए, संक्षिप्त में लिखा जाए और शब्द में सचोटता आनी चाहिए, तब हमें जाकर के पता चलता है कि ये समास भाषा को संक्षिप्त करने का काम करता है, सचोटता लाने का काम करता है। यानी कि हम छोटे से शब्द के माध्यम से भी जान सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो समास की व्याख्या हुई कि दो या दो से अधिक शब्द या पद एक दूसरे के साथ जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं, तब उस पद या शब्द को सामासिक पद और समास कहा जाता है। और आइए देखते हैं उस समास के भेद प्रकार, मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला प्रकार है द्वंद्व समास।
तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। द्वंद्व का मीनिंग होगा दो की बात हो रही है यहाँ पे, और जो विरोधाभासी होते हैं। तो कौन कौन से देखते हैं हम कि और, अथवा, या, ये तीन शब्द से ये समास में जुड़ते हैं, विग्रह होता है तीन शब्दों से। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो रात दिन यहाँ पे दिया गया है कि रात दिन शब्द है, तो रात दिन कौन सा समास है, ऐसा हमें एग्जाम में पूछा जाए तो हमें क्या करना है कि रात और दिन, रात या दिन, रात अथवा दिन, तीनों शब्द लेकर के कर सकते हैं। तो तीन शब्द आए तो वो बना द्वंद्व समास। क्यों द्वंद्व समास बनता है? क्योंकि दो की बात हुई है और दो विरोधाभास है। रात है तो दिन उसका विरोधी है। यहाँ पे द्वंद्व, द्वंद्व यानी संघर्ष, विरोध, ये बताता है। और द्वंद्व में दोनों पद समान होते हैं, जिसे अन्य पद प्रधान भी कह सकते हैं, सभी पद प्रधान कह सकते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, उसी क्या था प्रधान यानी मुख्य होते हैं। तो यहाँ पे इसका समास हमें पहचानना होता है। तो रात और दिन, तो और शब्द आया और विरोधाभास दोनों के बीच में, दोनों स्वतंत्र है। तो हम कह सकते हैं कि इस समास की पहचान द्वंद्व समास से होगी। फिर आगे माता पिता है तो माता और पिता, राधा कृष्ण राधा और कृष्ण, हार जीत तो हार और जीत। तो इस तरह से लाभ हानि, तो लाभ और हानि ये हम कर सकते हैं। तो इससे यहाँ पे इसे विग्रह भी दिया गया है कि कौन से विग्रह होते हैं। लाभ या हानि भी कह सकते हैं, हार या जीत भी कह सकते हैं। तो द्वंद्व समास हुआ। द्वंद्व समास के दोनों पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण हो सकते हैं। ये कोई भी शब्द पद बन सकते हैं, लेकिन हमें पहचानने की बात आती है। एग्जाम में ऐसा ही आता है कि निम्नलिखित रेखांकित शब्द का समास पहचानिए, बस। तो हमें ये समास को पहचानना है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक व्याख्या दी गई है, मैंने जो बताया कि इस प्रकार जब दो या अधिक शब्द मिलकर स्वतंत्र पद बनता है तो उसे समास कहते हैं, और उस स्वतंत्र पद को, नए शब्द को सामासिक पद कहा जाता है, और उसे पहचानने के लिए उसे जो अलग किया जाता है उसे कहते हैं समास विग्रह। आइए देखते हैं अब दूसरा प्रकार, द्वंद्व के बाद। तो द्वंद्व के बाद आता है, यहाँ पे दिया गया है द्विगु समास। द्विगु समास है यहाँ पे। तो द्विगु समास में कुछ सामासिक शब्द, द्विगु का व्याख्या ऐसी होती है, उसकी डेफिनेशन कि द्विगु में प्रथम पद जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है और दूसरा पद संज्ञावाचक और उसका समूह बताता है। तो सामासिक पद संख्यावाची शब्दों की सहायता से बनते हैं, जैसे पंचतत्व। पंचतत्व यानी पांच तत्वों का समूह, ये विग्रह हुआ। पंचतत्व ये सामासिक शब्द है और उससे बनता है पांच तत्वों का समूह। तो पूर्व पद पांच कहलाएगा और पूरा पद बराबर। तो यहाँ पे बताया गया है कि पंच तत्व पांच तत्वों का समूह, त्रिभुवन तीन भुवनों का समूह, सप्तर्षि सात ऋषियों का समूह, दोपहर दोपहरों का समूह, नवरात्रि नवरात्रि का समूह, पंचरात्रि होती है तो पंचरात्रि का समूह, चौराहा होता है तो चार राहों का समूह, पंचवटी होता है पांच वटों का समूह, षडरस होता है छह रसों का समूह, अष्ट धातु का होता है आठ धातुओं का समूह, और त्रिमूर्ति होते हैं तो त्रिमूर्ति तीन मूर्तियों का समूह। तो हमें ये याद रखना है कि पूर्व पद संख्यावाचक होगा द्विगु में, और उसका उत्तर पद पीछे वाला पद संज्ञावाचक और उसका समूह बताता होगा, तब जाकर के हमें द्विगु समास मिलता है। और आगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ये विभक्ति प्रत्यय वाला समास है। विभक्ति प्रत्यय यानी कि इंग्लिश में जिसे हम केसेस कहते हैं,
कि फर्स्ट केस, सेकंड केस, जो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रूमेंटल, डेटिव, एब्लेटिव, रिलेटिव, वोकेटिव, लोकेटिव, वोकेटिव, तो ये जो सारी विभक्तियाँ हैं यहाँ पे दिए गए हैं उसके प्रकार। तो ये विभक्तियों को जब हम पहचानते हैं, जानते हैं, तभी हम तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। और ज़्यादातर दूसरी से सप्तमी विभक्ति तक ही प्रत्ययों का उपयोग होता है। प्रत्यय यानी सफिक्स की, प्रत्यय किसे कहेंगे कि शब्द के पीछे आने वाले वर्ण या शब्द, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे कर्म से लेकर के कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष, यहाँ से तक समास, तत्पुरुष समास में उसका समावेश होता है। जैसे हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहेंगे, तो इसकी व्याख्या होगी कि जो समास का विग्रह विभक्ति प्रत्ययों से होता है, उस विभक्ति प्रत्यय वाले सभी शब्दों को, सामासिक जो पद है उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में यहाँ पे दिया गया है कि राजपुत्र ने अपना वचन निभाया। तो राजपुत्र ने जो वचन निभाया है, तो राजपुत्र का विग्रह करना है हमें, तो होगा कि राज्य का पुत्र, राजा का पुत्र, दोनों हो सकते हैं। तो का पुत्र यहाँ पे विभक्ति के तौर पर देखें तो संबंधक में आएगा, का प्रत्यय है, रिलेटिव में आएगा। तो ये विभक्ति पहले समझ लेते हैं कि कर्म विभक्ति क्या कहलाती है। कर्म विभक्ति यानी कर्ता ने जो कर्म किया है उसकी बात, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, हस्तगत है तो हस्तगोगत है। करण तत्पुरुष क्या कहता है, तो करण तत्पुरुष कहता है कि करण विभक्ति के प्रत्यय की क्रिया किसके माध्यम से हुई है। तो यहाँ पे मंत्र मुग्ध है, तो मुग्ध हुए हैं किससे, तो मंत्र से, यानी मुग्ध होने का कारण, यानी कि क्रिया का कारण हमें पता चलता है। यहाँ पे संप्रदान विभक्ति है। संप्रदान विभक्ति में क्रिया का फल भुगतने वाला कोई और दूसरा होता है, और वह दूसरा व्यक्ति कौन है, तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, आलय है लेकिन किसके लिए, तो विद्या के लिए, तो विद्या को वे फल प्राप्त होता है। गुरु के लिए दक्षिणा है, तो दक्षिणा किसके लिए, तो गुरु के लिए, तो गुरु ये हुआ क्रिया का फल प्राप्त करने वाला व्यक्ति। तो ये सारी बातें संप्रदान में आएगी, क्रिया का फल भुगतने वाला यहाँ पे पता चलना चाहिए। तो के लिए ये प्रत्यय है, करणवाचक से है, करण तत्पुरुष से है, और संप्रदान के लिए को है कर्म तत्पुरुष, और कहीं जगह पे आता भी नहीं है। तो ये हुए तत्पुरुष विभक्ति, कौन सी, संप्रदान। अपादान में देखता है तो अपादान में अलग होने की भावना बताई गई है कि एक वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति या स्थल से अलग होती है। कौन, किस, कैसे, तो मैं फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि मैं स्कूल से घर गया, स्कूल से अलग होकर घर गया, कुछ स्कूल से अलग होने की बात आई। मैं घर से स्कूल गया तो स्कूल से अलग होने की बात आई। तो दोनों तरह से कोई भी जगह से आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल उसके लिए उसका यूज कर सकते हैं। तो ये हुई अपादान। अपादान यानी एब्लेटिव। और बताया गया है कि पथभ्रष्ट शब्द, एग्जाम्पल, तो पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट हुआ है, पथ से, रास्ते से भटक गया है, यानी रास्ते से अलग हो गया है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, तो धर्म से भी अलग हो गया है। पद मुक्त, तो पद से मुक्त, पद अपना जो भी है उससे भी अलग हो गया है। तो ये सारी अलगता की बातें पदान तत्पुरुष में आएगी। संबंध तत्पुरुष में एक व्यक्ति या वस्तु या स्थल का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु या स्थल से होता है, तो ये संबंध बताता है। तो का, की, के, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि संबंध तत्पुरुष में पितृपक्ष एक शब्द है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये पितृपक्ष, पिता का पक्ष, पक्ष है किसका, संबंध दिखाता है। पिता और पक्ष दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। मृग शिशु, मृग का शिशु, मेघखंड, मेघों के खंड, तो ये एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ का संबंध बताया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है। कौन सा, तो संबंधक तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में जल क्रीड़ा, अधिकरण के यानी अधिकार, किसी व्यक्ति वस्तु स्थल का एक दूसरे पर अधिकार होना, यानी वहाँ पे होना, स्थिर होना है। तो यहाँ पे दो बातें बताते हैं, एक स्थल या स्थान का निर्देश करता है, दूसरा समय का निर्देश करता है। दोनों का निर्देश करने वाले शब्द यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष बनते हैं। उसके
जो प्रत्यय है वो प्रत्यय नामयोगी और अनुग के साथ आते हैं। कैसे दिखते हैं? जैसे हम प्रेपोजिशन वर्ड कहते हैं तो वह है जल क्रीड़ा, जल में क्रीड़ा। क्रीड़ा कहाँ पे होती है? जल में, तो स्थान बताया गया। व्यवहार कुशल, तो व्यवहार में कुशल, कुशलता कहाँ पे है? तो व्यवहार में है, ये भी स्थान बताया गया। और कर्मवीर, कर्म में वीर, तो ये भी यहाँ पे स्थान बताया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी बातें तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समास बनती है। तो ये हुई तत्पुरुष समास की बात। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी विभक्ति प्रत्यय वाले सभी प्रकार में हमने देख लिए, तो ये सब सारे शब्द तत्पुरुष समास की एग्जाम्पल, उदाहरण बनते हैं, दृष्टांत बनते हैं। तो यानी कि तत्पुरुष समास को समझने के लिए हमें विभक्ति प्रत्यय को समझना जरूरी है। यहाँ पे दिया गया है कि मुंड माला, मुंड की माला, सुख प्राप्त, सुख से प्राप्त, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ध्यान से मग्न, ध्यान में मग्न भी कह सकते हैं, तब सप्तमी विभक्ति आएगी। प्रेम पूर्ण, प्रेम से पूर्ण। क्लियर? तो ये सारे तत्पुरुष समास बनते हैं। आगे देखते हैं नंबर 4 पे। उससे पहले एक उपपद समास भी होता है जो तत्पुरुष समास का ही एक भाग है। तो ये यहाँ पे दिया गया है कि ये उपपद समास दिया गया है, तो ये वो कैसे बनता है? तो तत्पुरुष में से ही कई अन्य प्रकार है। कैसे वो दिखते हैं कि जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद ऐसा कृदंत हो जिसका स्वतंत्र उपयोग न हो सकता हो। कृदंत यानी क्रिया का जो क्रिया नहीं हुई है लेकिन क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को बताया गया है, पूर्ण क्रिया नहीं है, अपूर्ण क्रियाओं को कृदंत कहा जाता है। कि जिसका स्वतंत्र उपयोग न हो सकता हो तब उस समास को उपपद समास कहते हैं। तो कैसे देखते हैं कि गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला। यहाँ पे उपपद समास को ध्यान में रखने के लिए हमें एक शॉर्टकट अपनानी होगी, वो है कि समास का विग्रह करने वाला, जानने वाला, आने वाला, जाने वाला, बोलने वाला, तो ये सारे शब्द वाला शब्द, सारे शब्द जो भी है वो आते हैं, वो उसे उपपद तत्पुरुष समास में लिया जाता है। तो पहला शब्द वो संज्ञा का निर्देश करता है और दूसरा शब्द उसकी क्रिया को दर्शाता है। यहाँ पे राजनीतिज्ञ है तो राजनीति को जानने वाला, तो कर्ता पुरुष भी यहाँ पे आ जाता है। और मनोहर, मन को हरने वाला, तो संज्ञा और उसका कर्ता दोनों इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो होगा ये एक पद प्रधान समास भी कहलाता है कि एक पद मुख्य, दूसरा पद गौण। उसके बाद का समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास यानी इनडेक्लिनेबल वर्ड वाले जो भी शब्द इस समास में आते हैं वह शब्द अव्ययी का मीनिंग होता है अपरिवर्तित, जो कोई भी परिस्थिति में लिंग, वचन या काल के बदलते हुए भी वो नहीं बदलते, उसे कहेंगे अव्ययी। और अव्ययी भाव वाले शब्द जिस सामासिक पद में आए हुए हैं उस सामासिक पद को अव्ययी समास कहा जाता है। तो ये उसकी व्याख्या हुई कि अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है, पहला शब्द भी अव्यय है और पूरा शब्द भी अव्ययी भाव के साथ आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। कैसे देखते हैं कि मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूँगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि यथाशक्ति, तो यथाशक्ति का मीनिंग क्या होता है कि शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे यथा शब्द जो है वो है अव्ययी। क्लियर? तो अव्ययी पहला शब्द आ गया अव्ययी का। दूसरे में देखते हैं कि आजन्म, तो यहाँ पे भी आजन्म में आ अव्यय है। यहाँ पे दिया गया है नीचे वाला प्रतिदिन है, प्रति, तो प्रति शब्द भी अव्यय है। प्रति शब्द ऐसा है, प्रतिदिन का मीनिंग होगा प्रत्येक दिन, आजन्म का मीनिंग होगा जन्म तक, और यथाशक्ति का मीनिंग होगा शक्ति के अनुसार। तो ये सारे अव्ययी पद आने से अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास बनता है। और दूसरा एक उसका लक्षण है कि
यहाँ पे दिया गया है कि रोम रोम, रोम रोम शब्द जो है वो रोम रोम शब्द रोम रोम, दिन दिन, घर घर, रात रात, ऐसे जो द्वंद्व में आने वाले जैसे ये शब्द है, लेकिन दोनों में डिफरेंट वो है कि द्वंद्व में विरोधाभासी शब्द आते हैं, यहाँ पे समानार्थी शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं। रोम रोम एक ही शब्द, रोम विरोम ऐसा नहीं कह सकते। तो जो समान शब्द होते हैं सब अव्ययी भाव में जाएंगे और विरोधाभासी शब्द है वो जाएंगे द्वंद्व में। तो ये हुआ अव्ययी भाव समास। तो उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि यथाशक्ति, आजन्म, प्रतिदिन, रोम रोम, दिन दिन। और इसके अलावा भी एग्जाम्पल दिए गए हैं कि यथाविधि, यथामति, मति यानी बुद्धि, यथार्थ अर्थ के अनुसार, प्रतिक्षण क्षण, प्रत्येक क्षण, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, आमरण मरण तक, प्रत्यक्ष आँखों के सामने, परोक्ष आँखों से परे हो। तो ये सारे अव्ययी भाव समास बनते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पहला पद अव्यय है और पूरा पद अव्ययी भाव से समर्पित है। आगे का समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में वो यहाँ पे बताया गया है कि संज्ञा और विशेषण दोनों का सम्मेलन होता है। किस तरह से देखें कि कालिदास महान कवि थे, तो महाकवि का विग्रह करते हैं तो हमें पता चलता है कि महान कवि थे। महान कवि होना तो कवि थे, कैसे महान? तो ऐसे शब्द जो ज़्यादातर नाम के तौर पर आते हैं वहाँ पे ये कर्मधारय समास बनता है। यानी कि सामासिक पद जो है कर्मधारय का, उस सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के बीच विशेषण विशेष्य संबंध होना चाहिए। विशेषण यानी एडजेक्टिव और पीछे दिया गया उत्तर पद जो है वो होगी संज्ञा। संज्ञा यानी संज्ञा को हम विशेषण विशेष्य में विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे ये है महाकवि। तो महाकवि में उसका विग्रह होता है महान कवि, तो ये हुआ विशेष्य, ये हुआ विशेषण और कवि हुआ विशेष्य। क्लियर? तो संज्ञा होगी विशेष्य और उसका विशेषण विशेषण। तो विशेषण विशेष्य संबंध उसके साथ है, ऐसा हम कह सकते हैं। धरती माता बड़ी उदार है। धरती माता, धरती रूपी माता, पीताम्बर, चरण कमल, सज्जन, चरण रूपी कमल, कमल जैसे चरण। तो ये सारे शब्द विशेषण विशेष संबंध रखते हैं और ज़्यादातर नाम के तौर पर आते हैं। तो ये हुए कर्मधारय समास की बात। और उसके बाद मध्यम पद लोपी समास है। तो मध्यम पद लोपी समास में समास का शब्द ही हमें बता देता है कि जिसमें मध्यम पद लोप हुआ है। लोप होना यानी अदृश्य होना, दिखाई नहीं देना। विग्रह के बाद हमें दो या दो से अधिक शब्द प्राप्त होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि पद यात्रा तो पैरों से चलकर की जाने वाली यात्रा। तो समास का काम ही यही है कि पैरों से चलकर की जाने वाली यात्रा। ये पूरा वाक्य, लंबा वाक्य हमें लिखने की जरूरत नहीं है और पद यात्रा से ही हमें पता चल जाता है कि पैरों से ही यात्रा हो रही है। तो ये समास ये काम करता है कि भाषा को संक्षिप्त और सचोट बनाता है। तो ये होगा मध्यम पद लोपी। तो कौन सा मध्यम पद है? तो यहाँ पे मध्यम पद है पैरों से, पद का पैरों हुआ तो से चलकर की जाने वाली, ये हुआ मध्यम पद। और पैरों यात्रा। क्लियर? सिंहासन है तो सिंह की आकृति वाला आसन। ज़्यादातर वहाँ पे हमने देखा कि तत्पुरुष में जो प्रत्यय आते हैं वो प्रत्यय एक ही होता है। यहाँ पे जो भी बीच में शब्द आते हैं या दो से अधिक होते हैं। तो इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच संबंधित शब्दों का लोप होता है। समास का विग्रह करते समय उन्हीं लुप्त पदों को शामिल कर दिया जाता है। उसी प्रकार ये समास बनता है।
तो ऐसे समास को मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। मतलब मध्यम पदलोपी समास कर्मधारय समास का ही एक भेद है, उसके जैसा ही बनता है। मध्यम पदलोपी समास के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं कि पर्ण कुटीर है तो पर्ण से बना हुआ कुटीर, तो से बना हुआ मध्यम पद। प्रेमालिंगन है, प्रेम से पूर्ण आलिंगन, तो से पूर्ण हुआ मध्यम पद। वन फूल है तो वन में खिलने वाला फूल है तो में खिलने वाला, तो हुआ मध्यम पद, जो हमें सामासिक पद में प्राप्त होता नहीं है, जिसका लोप हुआ है, इसलिए मध्यम पद लोपी, मध्यम पद लोप हुआ है वह समास। क्लियर? तो ये हुआ मध्यम पद लोपी समास। और आगे देखते हैं कि बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में बहुव्रीहि का ही मीनिंग होता है, उसका मीनिंग निकालते हैं तो होता है कि जिसमें बहुत व्रीहि है वह, व्रीहि यानी कि चावल के छोर को, चावल के पौधे को कहते हैं। तो ये चावल का पौधा है, उसका मीनिंग हुआ कि जिसने, जिसके, जैसे उसका विग्रह कैसे होता है हमें समझना है। यहाँ पे भी विशेषण विशेष संबंध ही होता है दोनों पद के बीच। कर्मधारय में हमने भी देखा कि विशेषण विशेष संबंध है, और बहुव्रीहि में भी विशेषण विशेष संबंध है, लेकिन भेद कौन सा है? तो कर्मधारय में पूरा पद जो है वो नाम के तौर पर आता है, जब यहाँ बहुव्रीहि में पूरा पद विशेषण के तौर पर आता है, ये उसका मेन भेद है। कैसे वो देखते हैं कि यहाँ पे एक शब्द दिया गया है 5वें वाक्य में, देखिए कि भगवान पीताम्बर ने द्रौपदी की पुकार सुन ली। तो भगवान कैसे? पीताम्बर, जिसने पीताम्बर पीताम्बर पीला वस्त्र धारण किया है वह। विग्रह ऐसे होगा, पीताम्बर का विग्रह कैसे होगा? जिसने पीले वस्त्र, अंबर यानी वस्त्र धारण किए हैं वह भगवान। तो भगवान, पीताम्बर शब्द पूरा जो है वो भगवान का विशेषण बन के आया है। तो यहाँ पे कर्मधारय में क्या होता है कि श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए हुए थे, जिसने पीले वस्त्र धारण किया है वह श्री कृष्ण, ऐसा नहीं। यहाँ पे पीले वस्त्र का नाम ही दिया गया है, पीताम्बर है, पीला वस्त्र। यहाँ पे विग्रह ऐसा होता है क्योंकि वो पूरे नाम के तौर पर आया है, यहाँ पे विशेषण के तौर पर आया है कि दोनों के बीच का ये भेद है। तो एग्जाम में पीताम्बर शब्द आए तो ऑप्शन को देख करके हमें उसका आंसर देना है। तो बहुव्रीहि समास में यही भेद, विशेषण विशेष संबंध दो पद के बीच, और पूरा पद विशेषण के तौर पर आता है। चंद्र मौली, तो चंद्र है मौली, मौली यानी मस्तक, मस्तिष्क, मस्तक पर जिसके चंद्र है वह की महिमा अपार है। भगवान चक्रपाणि तुरंत आ पहुंचे। भगवान का विशेषण है यहाँ पे चक्रपाणि, जिसके हाथ में, पाणी का यहाँ पे अर्थ होता है हाथ, जिसके हाथ में चक्र है वह। सुशीला शब्द है, जो शील, जिसका शील सही है वह। चारित्र। दत्तचित्त, जिसका चित्त दत्त यानी मग्न हो चुका है वह। जैसे अर्थ हम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। चित्त जिसका लगा हुआ है, दत्त है, दत्त यानी मग्न, उसके हम कहते हैं। 5वें वाक्य में पीताम्बर का मीनिंग हो गया पित्त यानी पीला वस्त्र जिसका है वह। तो बहुव्रीहि समास में विग्रह कैसे होगा? जिसने, जो, जिसका, वहाँ से शब्द शुरू होता है और विशेषण के तौर पर आता है। तो ये थे पूरे समास। द्वंद्व देखा, तत्पुरुष देखा, उपपद देखा, मध्यम पदलोपी देखा, कर्मधारय देखा, बहुव्रीहि देखा। तो ये सारे समास यहाँ पे होते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि दीर्घायु, जिसकी आयु दीर्घ है वह, ऐसा भी कह सकते हैं, और दीर्घ आयु है जिसकी वह, ऐसा भी कर सकते हैं। चारपाई, चार है पहिया, पाइया, पाए जिसकी वह। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा है चक्षु जिसका वह। तो ये सारे हुए दशानन। दस है आनंद, आनंद यानी मुख। रावण को कहते थे ना दशानन, दशानन रावण, तो रावण का विशेषण है दशानन। तो यहाँ पे होता है कि रावण का विशेषण दशानन यानी कि हुआ, विग्रह करते हैं तो कहते हैं कि जिसके 10 आनन है वह, वैसा रावण। सत्यव्रत,
बहुव्रीहि। घनश्याम कर्मधारय, गण जैसा श्याम, मदमाता तत्पुरुष, मनोहर उपपद, गंगाजल तत्पुरुष, अंबर अवनी द्वंद्व, स्वर्ग अपवर्ग द्वंद्व, महारथी कर्मधारय, महान रथी ऐसा कह सकते हैं, कज्जल पुता तत्पुरुष, कज्जल से पुता, श्रम रथ, श्रम में रथ तत्पुरुष, स्वर्ग सुख, स्वर्ग का सुख तत्पुरुष, मंदिर मस्जिद द्वंद्व, खून पसीना द्वंद्व, विद्याधर विद्या को धारण करने वाला, उपपद गिरिधारी गिरि को धारण करने वाला उपपद, ब्रह्मलेख ब्रह्म का लेख तत्पुरुष, क्षयग्रस्त क्षय से ग्रस्त। तो इस विग्रह करके हम समास को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे ये समास हमारा एक टॉपिक यहाँ पूरा होता है। अपेक्षा है कि आपको ये पूरा टॉपिक समास का समझ में आ गया होगा और आपको ये तैयार करके अपने नोटबुक में एक डेफिनेशन एग्जाम्पल और ज़्यादा एग्जाम्पल करके आपको ये समास का टॉपिक लिखना है और एग्ज़ाम के लिए तैयार भी कर देना है। थैंक यू।